आज हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। तो हमारा एक ही टॉपिक अब लास्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का दहन और ज्वाला, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं दहन, दहन का अर्थ क्या होता है? दहन को जलना भी कहते हैं। जलना तो समझते हैं ना, जला देते हैं किसी वस्तु को, उसी को हम लोग दहन कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का वायु की उपस्थिति में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, किसी भी वस्तु का वायु की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना दहन कहलाता है। दहन समझ गए? तो जैसे मैं देखेंगे कोई भी वस्तु ले, उसको जला दिए तो उसमें क्या निकलता है? या तो उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी, ताप निकलता है, और उसके साथ साथ क्या निकलता है? प्रकाश, इजोत हो जाता है। इजोत जो होता है, इजोते को हम प्रकाश कहते हैं। तो यही होता है दहन क्रिया। दहन के फलस्वरूप ये दोनों बनेगा। ठीक है, अब दहन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के? दो प्रकार के पदार्थ। ये देखिए, पदार्थ जो होता है, एक होता है दहन के आधार पर दो प्रकार के, लिख देते हैं दहन के आधार पर। दहन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार? दो प्रकार के। एक होता है दाह्य पदार्थ, एक होता है अदाह्य पदार्थ। दाह्य और अदाह्य पदार्थ। ठीक है, दाह्य पदार्थ किसको कहते हैं? अदाह्य पदार्थ किसको कहते हैं? ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कुछ नहीं है, ये सब बहुत आसान है। एक बार ये देखेंगे और याद हो जाएगा। जो पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम लोग दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दाह्य पदार्थ कहते हैं। इसी का उल्टा लिख लीजिएगा उधर। अदाह्य पदार्थ किसको कहेंगे? तो जो पदार्थ नहीं जलता है उसे क्या कहते हैं? अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जल करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा दाह्य पदार्थ है। जो पदार्थ जलेगा ही नहीं, उष्मा और प्रकाश की तो बातें छोड़िए, जलेगा ही नहीं, उसे हम लोग अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इधर के एग्जाम्पल याद रखेंगे। जैसे में हम लोग देखें एग्जाम्पल में, तो लकड़ी देख लेते हैं। लकड़ी क्या है? लकड़ी में आग लगता है, ये हो जाएगा दाह्य पदार्थ। उसके बाद देखें हम लोग कागज को देखते हैं। पेट्रोल, डीजल यानी एलपीजी सीधे लिख लेते हैं। एलपीजी गैस जो है, एलपीजी, ये कोयला इत्यादि लिख लेते हैं। कोयला, इसका एग्जाम्पल भी एक आध को याद रखेंगे। जैसे में मिट्टी में आग लगेगा? नहीं लगेगा। तो मिट्टी क्या है? अदाह्य पदार्थ। लोहा क्या है? अदाह्य पदार्थ है। कांच यानी शीशा को कांच कहते हैं। शीशा जो होता है ना, शीशा में आग लगेगा? नहीं लगेगा। जिसमें आग नहीं लगता है वो अदाह्य पदार्थ कहते हैं। तो दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बहुत आसान चीज था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगला चीज पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे दहन के लिए आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें क्या क्या है, इसको देखेंगे कि दहन आवश्यक शर्त का मतलब समझते हैं कि कब दहन संभव है या नहीं है, कि कब आग लगेगा। दहन मतलब जलना, कब जलेगा। जलने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है वो होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, पहला में ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो आग जलेगा, नहीं तो आग नहीं जलेगा। इसलिए पहला जरूरी क्या हो गया? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन नहीं तो वहां पर आग लगेगा नहीं, यानी दहन संभव नहीं होगा। दूसरा है दाह्य पदार्थ का होना। दाह्य पदार्थ मतलब जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। दाह्य पदार्थ अभी पढ़ा दी थे। तो जो जलने वाला पदार्थ हो, जैसे एक लोहा ले लिया और कहें उसको दहन करना है तो होगा, वो दाह्य पदार्थ था ही नहीं। मिट्टी ले ले, क्या होगा? नहीं होगा। कांच ले ले, होगा? नहीं होगा। इसलिए दाह्य पदार्थ को होना। तो दो शर्त तो समझ में आता है, ऑक्सीजन होना चाहिए, दाह्य पदार्थ होना चाहिए। अब आप कभी कभी देखे होंगे कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेते हैं, उसमें आग लगाते हैं, जल्दी लग जाता है। माचिस की तीली देखें, तीली में तुरंत आग पकड़ लेता है। लेकिन एक मोटा लकड़ी ले लेते हैं, उसमें लगाएंगे आग, क्या जल्दी लगेगा? तो नहीं लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है कि तीसरा जो शर्त है इसका, ज्वलन ताप, यही मेन होता है कि कोई भी वस्तु तभी जलता है जब उसका ज्वलन ताप पूरा हो ना। ज्वलन ताप कहने का मतलब क्या है, उसको हम लोग प्रयोग से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मोम जो होता है, मोमबत्ती देखिए ना, मोम, उसमें जलता क्या है? मोम, यानी दाह्य पदार्थ क्या है? मोम दाह्य पदार्थ है, यानी जलता है, इसलिए दाह्य पदार्थ हो गया। यहाँ पर वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है ही, बस उसका ज्वलन ताप पूरेगा और जलेगा।
तो जैसे देखिए यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा लाइट बंद करते हैं तब होगा। तो लाइट थोड़ा सा बंद कर दे। अब इसमें तो दिखाई देगा, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से कि मोम जो है ये क्या है, दाह्य पदार्थ है, यहाँ ऑक्सीजन है और इसका ज्वलनताप भी पूरा है। अब ज्वलनताप कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ये कागज का टुकड़ा लेते हैं, कागज का टुकड़ा पर हम ऐसे करके आग लगाते हैं, तुरंत धर लिया, यानी इसका ज्वलनताप क्या था, बहुत कम था, तुरंत धर लिया। ये जो गैस जल रहा है ऊपर, ये जो जल रहा है इसको हम लोग ज्वाला कहते हैं, ये लाल लाल दिख रहे हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे, ज्वाला। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक लकड़ी ले ली, अब इस लकड़ी को ऐसा ही जितना देर तक उसको रखे थे उतना देर तक रखते हैं, धरता है कि नहीं, देखिए तो अभी तक कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, धरा नहीं धरा, और देर तक रखेंगे नहीं धरेगा जल्दी, कारण यही ज्वलनताप इसका पूरा नहीं हो रहा है। तो कोई भी वस्तु तभी जलेगा जब उसका ज्वलनताप क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो ये तीसरा है, ज्वलनताप जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जलेगा नहीं। ठीक है, ये तो आप समझ गए। जैसे अभी कागज में धरा दिए हैं, अब कागज में एक प्रयोग भी करके दिखाते हैं कि कागज का जो प्रयोग होता है किताब में दिया हुआ रहता है कि एक कागज का कटोरा लीजिए, उसमें पानी डालिए, तो लीजिए हम भी करते हैं। यहाँ पर एक कागज का कटोरा ले लिए, इसमें पानी डाल करके देखते हैं कि ज्वलनताप पूरा जल्दी होता है या नहीं, आग धरता है या नहीं, तो आग नहीं पकड़ेगा। अब देखिए जितना जल्दी आग कागज में पकड़ा था उतना ही जल्दी देखते हैं लगा के, क्या पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है। आग पकड़िए, हाथ गर्म हो गया है, पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है, हाथ गर्म हो गया है। कारण अब बताइए क्या है इसका कारण क्या है। इसका कारण बहुत सिंपल है, इसका ज्वलनताप पूरा नहीं हो रहा है। ज्वलनताप पूरा नहीं होने का कारण क्या है, ज्वलनताप पूरा न होने का भी कारण है। कारण क्या है, तो यहाँ पर हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे न्यूटन के शीतलन नियम, लेकिन अभी के लिए हम बता देते हैं तब तक के लिए कि क्या कारण था इसका ना। तो इसका कारण एक ही था कि पानी जो था, पानी जो है, इस पानी में होता क्या है कि कागज के ऊपर जब पानी दी, कागज का ज्वलनताप तो कम था, लेकिन पानी आते ही पानी पर क्या था, ठंडा, कागज गर्म हुआ, उष्मा आया, बाहर हो जाता है। तो कोई भी चीज में जब गर्म होता है ना तो गैस हो जाता है हौला, हौला गैस कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा। पानी था ठंडा, यानी ठंडा हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर, इसलिए जितना भी कागज का जो पानी के नीचे था, जैसे पानी यहाँ पर कागज था, इधर पानी था, पानी क्या किए, उष्मा को सोख लिए, उष्मा को सोखते गए, इधर से देते गए, इसका ज्वलनताप पूरा हुआ है। कागज का ज्वलनताप पूरा न होने के कारण जो कागज में आग नहीं पकड़ा, इसलिए कोई भी वस्तु तभी जलेगा जब उसका ज्वलनताप क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ये कोयला होता है, कोयला में जा करके माचिस हम धराएंगे, धरेगा नहीं धरेगा, कारण क्या होता है, उसका ज्वलनताप हम पूरा नहीं कर पाते हैं। मोटा सा चेला ले लेते हैं, चेला में आग लगाएंगे, काठी ले लेते हैं, लगेगा नहीं लगेगा, कारण वही ज्वलनताप पूरा, लेकिन उसी पर हम मिट्टी का तेल दे देते हैं और दे करके तब धराएंगे, तब क्यों धर लेता है, तो मिट्टी का जो तेल होता है, किरासन तेल जिसको कहते हैं, वो तेल का जो ज्वलनताप होता है बहुत कम होता है, जिस कारण से उसमें पकड़ लेता है और वो लंबा समय तक धरले रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मोटा लकड़ी में भी आग पकड़ लेता है, उसका ज्वलनताप पूरा कर देता है। तो ज्वलनताप आप समझ गए, ज्वलनताप कहते किसको है, आखिर हम कहेंगे किसको, मेन चीज तो यह है परिभाषा। तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलनताप। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ यानी शुरू कर देता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ज्वलनताप कहते हैं। उसे उस वस्तु का लिख देते, उस वस्तु का, जिस वस्तु को हम लोग जला रहे हैं उसे उस वस्तु का ज्वलनताप कहते हैं। तो ज्वलनताप लगभग आप लोग समझ गए होंगे पूरा, चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ज्वलनताप कहते हैं, तो ज्वलनताप क्या है, तो वह निश्चित तापमान,
वह निश्चित तापमान जिस पर कोई भी वस्तु जलना शुरू कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका ज्वलन ताप कहते हैं, उस वस्तु का ज्वलन ताप। अब बताइए कौन जलेगा जल्दी, तो जिसका ज्वलन ताप कम हो वो जल्दी आग पकड़ लेगा, जिसका ज्वलन ताप अधिक हो वो आग देरी से पकड़ेगा यानी जल्दी नहीं पकड़ेगा। तो समझ में आ गए, चलिए बिल्कुल ये बात समझ में आ गया हो। अगला है ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जैसे जलना शुरू कर दिया, तो ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं वे पदार्थ जो आसानी से जलना शुरू कर देता हो या आग पकड़ ले। तो ज्वलनशील पदार्थ भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ वैसा पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ ले, आसानी से आग पकड़ ले, उसे हम लोग क्या करते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे हमें याद रखना है एलपीजी, एलपीजी समझते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जिसमें डीजल पेट्रोल आ जाता है। इसके बाद याद रखना है कागज हो गया, कागज में भी जल्दी पकड़ लेता है। फास्फोरस है, बहुत सारा चीज है, धीरे धीरे करके हम जानेंगे। डीजल हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, ज्वलनशील पदार्थ, आसानी से जो आग पकड़ ले, इत्यादि लिख देते हैं। जिसमें आसानी से क्या पकड़ ले, आग पकड़ ले, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जो भी होगा उसका बताइए ज्वलन ताप अधिक होगा कि कम होगा, आप लोग जवाब दीजिए पहले। तो ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा या अधिक होगा, बताइए। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होगा, ज्वलन ताप तो ज्वलन ताप कहता है कि आसानी से पकड़ लेगा, आसानी से तभी पकड़ेगा जो ज्वलन ताप कम हो। जिसका ज्वलन ताप कम उसमें आग जल्दी पकड़ेगा यानी बहुत ज्यादा आग पकड़ लेगा। तो हम लोग कहेंगे कि ज्वलन ताप क्या होगा, इसका कम होगा, या लिख लीजिए या तीर नीचे वहां दे देंगे तो कम हो गया। क्या हो गया, ज्वलनशील पदार्थ का तापमान जो होगा यानी ज्वलन ताप जो होगा वह कम होता है। ठीक है, अब यहाँ तक रहने देते हैं। अब आग पर काबू कैसे पाया जाए, जैसे आग लग गया है, आग लग गया तो इस पर काबू कैसे पाए, तो यहाँ पर हम बता देते हैं। आग पर काबू समझते हैं, जैसे कहीं कहीं पर आग लग गया, काबू पाने का उपाय कहिए, उपाय। ठीक है, आग पर काबू पाने का उपाय क्या क्या है, कि आग लग गया हो तो क्या क्या उपाय करके हम लोग उसको आग को बुझा सकते हैं या आग से बच सकते हैं। जैसे घर में आग लग जाता है कभी कभी, कैसे काबू पाया जाता है, तो पहला होता है पानी डालकर। ठीक है, पानी डालकर हम लोग आग पर काबू पा सकते हैं। और पानी डालने से क्यों आग बुझ जाता है ये समझना है कि आग बुझता क्यों है। तो पानी जो होता है किसी भी वस्तु पर पड़ने पर उसका ज्वलन ताप अधिक कर देता है। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी में आग लगाएंगे लग जाएगा, मान लीजिए, उसी को भिजा दे तब जल्दी नहीं लगेगा। ये ही कारण होता है कि कोई भी वस्तु पर जब पानी पड़ता है ना उसका ज्वलन ताप क्या कर देता है, अधिक कर देता है। लेकिन भीषण आग हो तब वो वहां काम ये नहीं आता है। तो पहला काम हो गया पानी डालकर जब आग शुरुआत होता है। और दूसरा, अगर भीषण आग लग गया हो अब उस पर काबू कैसे, क्या पानी डाल करके संभव है कि हम आग को काबू कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है सिर्फ पानी से। तब क्या करते हैं हम लोग, अग्निशामक लेते हैं। अग्निशामक आप लोग देखे हैं या देख लीजिए, यहाँ पर लाल डब्बा अब तो गाड़ी उड़ी में सब जगह देने लगा है। इसमें होता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होता है यानी मिश्रण होता है, जलीय विलयन। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र रहता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। ये क्या कैसा होता है, तो भारी गैस होता है। और भारी गैस जो भी रहेगा हौला गैस को दूर भगा देगा, अपना जगह बना लेगा। ठीक है, तो ये भारी गैस है। जैसे एक मोटा आदमी, खूब मोटा है, वो मान लीजिए भीड़ में फंस गया, कन्हू भार दे देगा उधरे साइड, चलो भार दे दिया वहीं में है, सबको ढकेल देगा, तो अपना जगह बना लेगा और हौला आदमी, हल्का आदमी को क्या कर देगा, बाहर। उसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी भारी गैस होता है। और जहां ये जाता है यानी वायुमंडल में जिस जगह पर इसको छोड़ देंगे, ऑक्सीजन होता हल्का गैस होता है, बहुत हल्का गैस।
तो इसको क्या करते हैं, दूर भगा देते हैं और अपना जगह बना लेते हैं, तो ऑक्सीजन को आने नहीं देता है। और ऑक्सीजन नहीं आने के कारण बताइए बिना ऑक्सीजन का आग लगना संभव है? तो हम पहले ही देख लिए थे कि दहन तभी होगा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, पहला शर्त। तो ऑक्सीजन को ये क्या करता है, भगा देता है, जिस कारण से वहां पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और आग अपने आप बुझ जाता है। ठीक है, अब कुछ देर तक जलता रहेगा, कारण है जैसे हम छोड़े अभी गैस यहाँ पर छोड़ दिए, यहाँ पहले से ऑक्सीजन है, ये जब तक ऑक्सीजन है तब तक ये जलता रहेगा, लेकिन बाहर का ऑक्सीजन को आने नहीं देगा। जैसे में हम समझते हैं कि इस तरह से मान लीजिए आग लगा हुआ है, आग लगा है वस्तु में, ये वस्तु है इसमें आग लगा है, यहाँ से अग्निशामक हम क्या छोड़ देंगे, यही सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक परत चारों तरफ से घेर लेगा। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है ये तब तक आग धीरे धीरे ऑक्सीजन घटते जाएगा, धीरे धीरे बंद होते जाएगा। बाहर का जो ऑक्सीजन होगा यहाँ अंदर आएगा ही नहीं, कारण है बाहर का ऑक्सीजन होला होता है, तो होला गैस ऊपर जाएगा इधर जाएगा, लेकिन अंदर में क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परत बन जाएगा, एक आवरण बना लेगा इस चारों तरफ से, और आग को क्या कर देगा, बुझा देगा। और सबसे बेस्ट उपाय यही है। ये जरूरी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट ही हो, यहाँ पर हम लोग कहते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट का भी विलयन मिला देंगे तब भी काम हो जाता है। तो बात एक ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक से हम लोग देते हैं। तो ये होता है आग पर काबू पाने का उपाय था हमारा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ईंधन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ईंधन। ईंधन क्या होता है, ईंधन समझना है, ध्यान से समझिएगा, बस 1 मिनट में हम लोग समझा देंगे, इसको पूरा क्लियर हो जाएगा, कौन बार का बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। तो चलिए ईंधन क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिसको मुख्यतः उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सिर्फ जलाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। उधर लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ईंधन क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिसको मुख्यतः उष्मा व प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जैसे में हम लोग देखें तो लकड़ी है, लकड़ी को हम लोग किस लिए जलाते हैं, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ना। उसका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब कोयला वोला सब क्या है, यही काम का है कि वह सब क्या है, ईंधन है। तो लकड़ी भी क्या है, एक प्रकार का ईंधन है। तो बस हो गया, ईंधन में कुछ है नहीं। आदर्श ईंधन, ईंधन 2 प्रकार होते हैं, एक आदर्श होते हैं, एक अनादर्श होते हैं। अनादर्श को छोड़िए, यहाँ आदर्श से मतलब रखना है। आदर्श ईंधन वास्तव में कुछ भी नहीं है, यानी दुनिया का कुछ भी लेंगे, आदर्श ईंधन पूरी तरह से नहीं है। फिर भी जान लेते हैं आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन के लिए कुछ शर्त है कि आदर्श ईंधन कहेंगे किसको, तो जिसका ज्वलन ताप बहुत कम हो, जल्दी से जल्दी आग पकड़ ले, प्रदूषण बहुत कम दे, प्रकाश और उष्मा अधिक दे, आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसका उपयोग और भंडारण करना आसान हो, उसे हम लोग आदर्श ईंधन कहते हैं। तो ये 5 बात याद रखेंगे, हो गया, इसी पर खत्म। अब हम लोग चलेंगे दहन के प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दहन के प्रकार से पहले एक चीज छूट रहा है कि उष्मीय मान। पहले उष्मीय मान को हम लोग पढ़ लेते हैं कि उष्मीय मान क्या होता है। 1 केजी ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला करके जितना उष्मा उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, या उस ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं। ध्यान में रखना है, क्या कहेंगे, 1 केजी ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जितना उष्मा उत्पन्न करता है, उसे उस ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं। जैसे 1 किलो कोयला ले लिए, 1 किलो कोयला को जलाए, उसमें जितना उष्मा निकलेगा वही कहलाएगा उस कोयला का कौन सी उष्मीय मान कहलाएगा। ठीक है, हर चीज का अलग अलग उष्मीय मान होता है। जैसे हम कागज को जलाएंगे अलग होगा, 1 किलो कागज के जलाइए कम उष्मा निकल पाएगा, जबकि हम लोग कोयला को जलाते हैं बहुत ज्यादा देर तक देता है तो बहुत ज्यादा उष्मा देते हैं। तो उष्मीय मान समझ में आ गया। उष्मीय मान का ऐसा मात्रक याद रखेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम होता है। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम होता है। चलिए उष्मीय मान के बाद हम लोग देखेंगे दहन के प्रकार। दहन के प्रकार 4 प्रकार हम पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, दहन के प्रकार में सबसे पहला है तीव्र दहन। पहला क्या है, तीव्र दहन है। तीव्र दहन, यदि कोई वस्तु बहुत तेजी से जलती है तथा अधिक मात्रा में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र दहन। तीव्र में जल्दी फास्ट दहन, फास्ट में होना है, तो फास्ट में बहुत तेजी से जलेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, तीव्र दहन। जैसे होता है पत्ती उत्ती होता है ईख वाला पत्ती को जलाए तुरंत एक के बार भमकार हो जाएगा, बहुत ज्यादा जल जाएगा, एकाएक खत्म हो जाएगा, इसको तीव्र दहन कहेंगे। ठीक है, मंद दहन किसको कहते हैं, तो वैसा दहन जिसमें बहुत कम मात्रा में क्या हो, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, मंद दहन। तीव्र और मंद, मंद में होता है धीरे 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 धीरे,
ठीक है, तीव्र ने तेजी से, तो तेजी से होगा तीव्र दहन, और जो धीरे धीरे होगा मंद दहन। ठीक है, ये दो तो नहीं हो गया। स्वतः दहन, स्वतः नामे से, स्वतः में होता है अपने आप जलना है, स्वतः दहन, स्वतः में अपने आप। जो ऐसा दहन जिसमें वस्तु बिना प्रत्यक्ष कारण अचानक आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं, स्वतः दहन। कभी कभी होता है जंगल उंगल में जो आग लगता है, ये स्वतः दहन होता है। स्वतः दहन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए पत्ती गिरा हुआ है या पेड़ है सूखा हुआ है, अब वहां पर क्या होता है कि पत्ती में रगर हो जाते हैं, कभी कभी पेड़ में पेड़ रगर हो जाते हैं। जैसे भूकंप हुआ तो पेड़ में पेड़ टकरा गया और रगर उत्पन्न हो जाता है। रगर उत्पन्न होने से उसका ज्वलन ताप इतना उसमें बढ़ जाता है रगड़ने से कि उसका ज्वलन ताप उड़ जाता है और आग पकड़ लेता है। इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, स्वतः दहन। स्वतः दहन का सबसे अच्छा उदाहरण है श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, ये अपने आप आग पकड़ लेता है। पहले जो माचिस बना था इसी का बना था, अब माचिस में रख ले जाता था, तिल्ली में अपने आप आग लग जाता था, जिस कारण से घरेलू क्षति हो जाता था, पूरा आग लग जाते थे। इसीलिए श्वेत फास्फोरस को हटा करके अब लाल फास्फोरस देता है। लाल फास्फोरस का गुण होता है कि जब तक उसको रगड़ेंगे नहीं तब तक वो आग पकड़ता नहीं है। इसलिए माचिस पर देखते हैं ना, रगड़ना पड़ता है, नहीं रगड़ेंगे तो नहीं। पहले श्वेत फास्फोरस था, श्वेत फास्फोरस रहता तो क्या होता, अपने आप आग पकड़ लेता। ठीक है, तो अगला है विस्फोट। विस्फोट का मतलब यह है उड़ना, बम उड़ाए हैं, बम विस्फोट किए हैं, आग लगाते हैं, एक बार क्या होता है कम समय में अत्यधिक उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न कर देता है। क्या कहेंगे, वैसा दहन जो बहुत तीव्र हो, बहुत तेजी से हो, जिसमें बहुत कम समय में अत्यधिक मात्रा में उष्मा और प्रकाश और उसमें आवाज भी होगा, तो जोर की ध्वनि, ध्वनि माने आवाज, जोर की ध्वनि भी उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। ठीक है, विस्फोट समझ गए ना, कम समय में बहुत ज्यादा उष्मा और प्रकाश और तीव्र और बहुत तेजी से ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग विस्फोट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा चारों प्रकार खत्म। अब एक ही टॉपिक बचा है मोमबत्ती, जिसको हम खत्म करते हैं, चैप्टर हो जाएगा द इंक। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मोमबत्ती हम शुरू करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मोमबत्ती की ज्वाला से क्वेश्चन नहीं होगा। तो पहले तो हम पढ़ेंगे मोमबत्ती की ज्वाला। हर एग्जाम में रहेगा, बोर्ड एग्जाम में हर बार एक न एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो कहता है कि आग का वह दिखाई देने वाला गैसीय भाग जो जलने के दौरान उत्पन्न होता है, यानी कि जब हम जलाते हैं किसी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को जलाएंगे तो जलने के दौरान जो हम लोग देखते हैं ना आग, वो जो आग होता है गैसीय भाग होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। इसी में प्रकाश भी होता है और उष्मा भी। हम दिखाते हैं आप लोगों को अभी करके। जैसे ये देखिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती का कौन सा भाग यहाँ, यही ना है, यही है ज्वाला। ये लाल वाला जो जल रहा है क्या है, गैस ही तो है, कुछ है इसमें, मोम है कि है, कुछ नहीं है। तो गैसीय भाग जल रहे हैं, तो इस गैसीय भाग, लेकिन इसी से प्रकाश भी आता है और उष्मा भी होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ज्वाला कहेंगे, मोमबत्ती की ज्वाला। तो मोमबत्ती की ज्वाला समझ में आ गया, ये लाल वाला भाग। चलिए मोमबत्ती की ज्वाला, तो चलिए मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्र आप पढ़ेंगे। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र। क्षेत्र को हम भाग भी कहते हैं। 3 क्षेत्र में हम बांट दिए हैं। एक ये जो होता है सबसे ऊपर वाला, ये बाहरी क्षेत्र है, इसको बाह्य क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, बाह्य क्षेत्र। तो हम यहाँ पर बना देते हैं तनी ठीक से, बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र को बाह्य भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, बात एक ही होगा, तो भाग कहिए या क्षेत्र कहिए। उसके बाद दूसरा बीच वाला जो होता है इसको मध्य क्षेत्र कहते हैं या मध्य भाग कहते हैं। ठीक है, मध्य क्षेत्र। और सबसे नीचे वाला अंदर वाला भाग को कहते हैं आंतरिक क्षेत्र। ये तो नाम से ही हो गया, नाम से बना दिए। बाहर वाला को बाह्य क्षेत्र, बीच वाला को मध्य क्षेत्र और लास्ट वाला को आंतरिक क्षेत्र, अंदर वाला आंतरिक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र होते हैं मोमबत्ती की ज्वाला के। कितने क्षेत्र, 3 क्षेत्र। कौन कौन क्षेत्र हो गया, ये हो गया बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, ये हो गया बीच वाला मध्य क्षेत्र और ये आंतरिक क्षेत्र हो गया। ठीक है, ऐसे करके चित्र से एकदम समझिएगा, पूरे क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज को हम क्लियर कर देंगे यहाँ पर। खास करके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो कोनो दिक्कत नहीं आएगा, बनिए जाएगा। कभी कभी चित्र सचित्र वर्णन करके लिख देगा तो पूरा लिखना होगा, कोई बात नहीं है। ऐसे ही मोमबत्ती बना दीजिएगा आप लोग। ठीक है, वहां पर आप लोग देख लीजिए, ओरिजिनल भी चल रहा है, ओरिजिनल भी देख लीजिए अपना, इसी तरह से है। वहां पर सब रंग उनको दिखाया गया है, इसलिए ओरिजिनल भी देखिएगा। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम कि इसमें जो बाह्य क्षेत्र होता है इसका पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन होगा किसका, पूर्ण दहन में पूरी तरह से कौन जलेगा, तो जहां ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हो, ऑक्सीजन के बिना तो जलना संभव है ही नहीं, तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में कहाँ मिलेगा, तो बाह्य क्षेत्र में। इसलिए इसका क्या होता है, पूर्ण दहन। तो पहला बात याद रखेंगे, इसका पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन।
थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन बीच वाला भाग को भी मिल जाता है, तो इसका होता है आंशिक दहन। आंशिक में पूरी तरह से दहन नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा दहन होता है, तो इसका होता है आंशिक दहन। ठीक है, आंशिक दहन, यही बस है। देखिए कितना होला है। इसका बोलिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन होता ही नहीं, तो इसका दहन होगा, तो इसका दहन नहीं होता है। पूछेगा मोमबत्ती के कौन से भाग का दहन नहीं होता है, तो आंतरिक भाग का दहन नहीं होता है। पूछेगा किस भाग का पूर्ण दहन होता है, तो बाह्य क्षेत्र का पूर्ण दहन होता है। ठीक है, इसका अपूर्ण दहन लिख देते हैं, इसका दहन नहीं होता है। जिसका दहन नहीं होता है तो अपूर्ण दहन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये 3 क्षेत्रों में समझ गए। जो इस पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिला, पूर्ण दहन, यानी कि याद करेंगे, ध्यान में रखें, बाह्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है पूरा तरह से, तो इसका दहन होगा पूर्ण दहन। इसको थोड़ा थोड़ा मिलेगा बीच वाला भाग को, तो आंशिक दहन। अब आंतरिक भाग को कोई ऑक्सीजन को मिलता ही नहीं, तो इसको कहेंगे अपूर्ण दहन। अब देखते हैं और क्या इससे पूछा जाता है। तो अब पूर्ण दहन, अब पूर्ण दहन समझ गए। अब किसमें सबसे ज्यादा गर्मी होगा, गर्म भाग कौन सा होगा सबसे ज्यादा गर्म, तो सबसे ज्यादा गर्म जो होता है जो बाह्य क्षेत्र होता है। कारण होता है जिसका दहन पूर्ण दहन होगा, जिसका दहन पूरा होगा, वही सबसे ज्यादा गर्म भी होगा, तो सबसे अधिक गर्म होता है। तो दूसरा बात याद रखेंगे, सबसे गर्म भाग पूछेगा, सबसे गर्म भाग होता है मोमबत्ती का ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, तो बाह्य क्षेत्र। ये क्या होते हैं, ये कम गर्म होते हैं, इसको कम गर्म कह सकते हैं। ठीक है, सबसे कम गर्म कौन होगा, तो आंतरिक, सबसे कम गर्म। ठीक है, कारण है इसका सबसे कम गर्म क्यों होता है, तो ये सब याद नहीं करेंगे। जिसका पूर्ण दहन होगा सबसे अधिक गर्म, आंशिक हुआ मतलब उससे कम होगा, और जिसका दहन ही नहीं हुआ गर्म होगा, कुछ नहीं होगा, तो सबसे कम गर्म कौन होगा, तो आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, ये 3 चीज हो गया। अब और क्या 3 चीज याद रखना है, अब इसका रंग याद पूछता है, रंग पूछता है। तो रंग तो आपको याद रखना है कि जो बाह्य क्षेत्र होता है ना, बाह्य क्षेत्र, इसका रंग होता है नीला कलर में, इसलिए हम लिख दिए बी, छोटा बी से ब्लू समझिएगा, बड़का बी ब्लैक समझिएगा। ठीक है, बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाला मध्य क्षेत्र, ये होता है पीला कलर का, ऐसा होता है पीला कलर। ठीक है, और ये जो आंतरिक क्षेत्र होता है ये होता है काला। अब कहेंगे हम लोग दिखता कहाँ है, तो हम लोग उसको पूरा देख नहीं पाते हैं, नहीं तो देखेंगे तो पूरा ध्यान से नहीं देख पाइएगा, कारण है इस पर। ये देखिए तो दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा कैमरा पर। ठीक है, अच्छा वहाँ चित्र हम बगल में बना दिए हैं, चित्र पर देख लीजिएगा, वहां पर सब बनाया हुआ है, असली बना। आंतरिक भाग को ज्यादा दिखता है, कारण है बीच वाला भाग पीला कलर ज्यादा दिख जाता है। ठीक है, इसलिए पीला कलर वाला ही पीला पीला लगता है, जबकि अंदर वाला तो काला है ही ना। ये नीचे वाला भाग को थोड़ा ध्यान से अगर देखिएगा ना, तो ब्लू कलर का है, नीला नीला बाहर से। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र का तीनों रंग हो गया। बाहरी क्षेत्र का रंग बताइए कौन चीज, तो बाहरी क्षेत्र का रंग हो गया नीला, बीच वाला भाग का क्या कौन सा रंग है, पीला, और आंतरिक भाग है काला। ये तीनों क्षेत्र हो गया। तीनों क्षेत्र में पूर्ण दहन बाह्य क्षेत्र का सबसे गर्म होगा, पूर्ण दहन होगा। आंशिक होगा कौन, तो मध्य क्षेत्र, आंशिक होगा तो कम गर्म होगा, जिसका दहन ही नहीं हुआ सबसे कम गर्म होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर आज खत्म होता है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग अम्ल क्षार और लवण शुरू करेंगे। अब केमिस्ट्री का नया चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से एकदम याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर को जितना भी दिया गया है पूरा शुरू से लेके अंत तक कर लीजिएगा। किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम केमिस्ट्री में तो आने वाला नहीं है। अगर पूरा चैप्टर जिस तरह से हम पूरा करवाए हैं, पूरे डिटेल तोड़ के करवा दिए हैं, लगभग 4 भाग में इसको बनाए हैं। चारों भाग आप याद कर लीजिएगा। बहुत छोटा छोटा है, कोई भी वीडियो है 20 से 22 मिनट का है, ज्यादा से ज्यादा, उससे कम का सब है। यही वो जाएगा 25 मिनट तक या 28 मिनट तक, 27-28 मिनट, तो आधा घंटा सब कम है। तो ये 2 घंटा के क्लास में मान लीजिए पूरा चैप्टर को तोड़ के खत्म करना बहुत आसानी से कर दिए हैं। इसके पीछे बहुत सारा मेहनत भी लगा है हमारा भी। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करके अगला वीडियो के लिए तैयार रहिए। ठीक है, जय हिंद।